दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। तो दोस्तों राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति, इन दोनों की जो स्थिति होती है वो बिल्कुल सेम होती है। इसके साथ साथ इन दोनों को जो शक्तियां दी गई है संविधान द्वारा वो भी करीब करीब मिलती जुलती है। राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह राज्य का पहला व्यक्ति होता है। जैसे राष्ट्रपति अपने देश का पहला व्यक्ति होता है, वैसे ही राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। राज्य सरकार व्यवस्था या सरकार में भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में बताया गया है। लेकिन हम यहाँ पर आज राज्यपाल पर बात करेंगे, जो अनुच्छेद 153 से 162 तक रहेगा। तो राज्य की जो कार्यपालिका है उसका जो विवरण है वो अनुच्छेद 152 से 167 में किया गया है। और कार्यपालिका की जो शक्तियां वो राज्यपाल में ही निहित होती है। जैसे केंद्र की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। अगर देखा जाए तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी राज्यपाल होता है, लेकिन अगर हम वास्तविक प्रमुख की बात करें तो वो मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल के नाम से ही सारे काम होंगे जैसे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल भी नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि संवैधानिक तौर पर प्रमुख व्यक्ति होता है राज्यपाल, लेकिन वास्तविक प्रमुख की बात करें तो वो होता है मुख्यमंत्री। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की, यानी अनुच्छेद की, जहां राज्यपाल के बारे में अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि राज्यपाल नाम का एक पद होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारा मूल संविधान बना था उसमें हर एक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल हुआ करता था। लेकिन फिर बाद में 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है। इसी 7वें संविधान में राज प्रमुख की जगह राज्यपाल निर्धारित किया गया। मतलब ये कि पहले जो राज्य के प्रमुख हुआ करते थे उन्हें राज प्रमुख कहा जाता था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें राज प्रमुख से राज्यपाल का नाम दे दिया गया। इसके बाद आता अनुच्छेद 154, जिसमें यह कहा गया कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल ही होगा और इसके लिए इन्हें जो शक्तियां मिली है उनका उपयोग वो स्वयं और अधीनस्थ अधिकारियों के जरिए करेंगे। अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब होता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो अनुच्छेद 154 में ये कहा गया है कि राज्यपाल को जो भी शक्तियां मिली है उसका उपयोग वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। मतलब ये कि राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रधान जरूर होता है, लेकिन ये राज्य में केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। और ये कार्यपालिका का प्रमुख गवर्नर होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें इन्हें बुद्धि विवेकाधिकार दिया गया है। तो दोस्तों अब आपके समझ में आ गया होगा कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल, और राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री, और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव। अब बात करते हैं अनुच्छेद 155 की। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब ये कि राज्यपाल के लिए कोई चुनाव नहीं होता, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है जिसके बारे में संविधान में बताया गया है। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे भी रखे गए हैं और साथ में ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। दोस्तों ये जो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है ये कनाडा से लिया गया है। अब बात करते हैं राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 156 में ये कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के समय तक पद धारण करेंगे। लेकिन राज्यपाल अपने पद का जो टाइम है वो खत्म होने पर भी तब तक पद पर रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी पद पर नहीं आ जाता। अब दोस्तों ये जो 5 साल का टाइम है जो राज्यपाल के लिए तय किया गया है, इस बीच राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। राज्यपाल का ये जो कार्यकाल है वो पूरी तरह से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले भी अपने पद से हटा सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि राष्ट्रपति ही राज्यपाल का सर्वे सर्वा होता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। वही एक राज्य से दूसरे राज्य में राज्यपाल का ट्रांसफर भी कर सकते हैं और राष्ट्रपति ही राज्यपाल को पद से हटा भी सकते हैं। यहाँ तक कि राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी कारणवश त्यागपत्र देना चाहता है तो वो भी उनको राष्ट्रपति को ही देना पड़ेगा। और अगर राज्यपाल का पद खाली है तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो उनकी जगह पर पद ग्रहण करेंगे। अब बात करते हैं राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में ही बात की गई है।
इसमें बताया गया है कि राज्यपाल बनने के लिए सबसे पहली जो योग्यता होनी चाहिए वो ये कि वो भारतीय यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसके लिए ये तय किया गया है कि राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसके साथ साथ राज्यपाल बनने के लिए कुछ और शर्तें भी रखी गई हैं और वो शर्तें अनुच्छेद 158 में बताई गई है। जैसे वो संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी सरकारी पद पर ना हो और लास्ट कुछ टाइम से किसी भी राजनीतिक क्रिया में भाग न लिया हो। अब जब राज्यपाल की योग्यता के अनुसार नियुक्ति हो गई, नियुक्ति के बाद कार्यकाल भी तय हो गया, तो अब सवाल ये आता है कि राज्यपाल के वेतन या भत्ता का निर्धारण कौन करेगा। तो उसका निर्धारण तो संसद ही करेगी। क्यों? क्योंकि राज्यपाल को जो गठित करने का योगदान है वो किसका है? राष्ट्रपति का। तो राज्यपाल को जो वेतन या सैलरी मिलेगी वो मिलेगी राज्य की संचित निधि से। लेकिन जब बात आती है पेंशन की, तो उनको पेंशन मिलेगी भारत की संचित निधि से। यानी राज्यपाल को सैलरी मिलेगी राज्य संचित निधि से। क्यों? क्योंकि वो जिस राज्य के राज्यपाल है वहां से उनको सैलरी मिलेगी। लेकिन जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं अपने पद से, तो फिर राज्य की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो उसे सैलरी दे। क्योंकि राज्य कहता है कि जब तक वो हमारे साथ थे, हमारे साथ काम कर रहे थे, तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम उन्हें सुख सुविधाएं प्रदान करें, उन्हें सैलरी दें। लेकिन अब जब वो राज्य के पद पर आसीन नहीं है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है भारत सरकार के पास और भारत सरकार उन्हें सैलरी के रूप में पेंशन देती है अपनी संचित निधि से। अब राज्यपाल का जो वेतन होता है यानी मंथली जो सैलरी होती है वो करीब 3.5 लाख रुपया महीना होती है। अब बात करते हैं कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो अनुच्छेद 159 में यही बताया गया है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। जिस तरह भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ठीक उसी तरह राज्यों के राज्यपालों को भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं और राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, तब उनके द्वारा जो नियुक्त किया गया हो या फिर उनके बाद सबसे वरिष्ठ और उच्च पद पर जो न्यायाधीश आसीन हो, वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा ना कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनका कार्यकाल कितना होता है और उन्हें वेतन कितना दिया जाता है। तो ये सब काम हो जाने के बाद जब राज्यपाल पद पर आसीन होते हैं, पद पर बैठते हैं, तो उन्हें कुछ शक्तियां दी जाती है। तो अब हम उन्हीं शक्तियों के बारे में बात करेंगे। संविधान के जरिए राज्यपाल को पूरी तरह से बहुत सी शक्तियां दी गई है। राज्यों में राज्यपाल की भी वही स्थिति होती है जो राष्ट्रपति की केंद्र में होती है। यानी दोनों की शक्तियों में कुछ खास अंतर नहीं है, लगभग मिलती जुलती ही है कुछ मामलों को छोड़कर। इसीलिए प्रोफेसर दुर्गादास बासु ने कहा कि राज्यपाल की जो शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और संकट काल के अधिकारों को छोड़कर। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो कुछ इस तरह है। मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का जो उपयोग है वो स्वयं के विवेक से और अधीनस्थ अधिकारियों के जरिए करता है। इसलिए हम पहले उन शक्तियों के बारे में बात करेंगे जो संविधान द्वारा या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा दी गई है, और फिर बात करेंगे उन शक्तियों के बारे में जो राज्यपाल स्वयं अपनी बुद्धि विवेक से यूज करता है, जिन्हें हम राज्यपाल की स्वयं विवेक की शक्तियां कहते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं संविधान द्वारा दी गई शक्तियों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार है। कार्यपालिका की शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और अन्य शक्तियां। ये वो शक्तियां जो संविधान द्वारा राज्यपाल को दी गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका की शक्तियां। राज्यपाल राज्य सरकार का प्रमुख होता है और राज्य की कार्यपालिका की जो शक्तियां होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। राज्य में जितने भी कार्यकारी फैसले होते हैं वो उन्हीं के नाम पर लिए जाते हैं। राज्यपाल सरकार के कार्यों को चलाने के लिए नियम बनाते हैं और मंत्रियों के बीच अलग अलग कार्यों को बांटते हैं। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उन्हीं की सलाह पर अपने मंत्री परिषद का भी गठन करते हैं। और गठन के साथ साथ अगर वो चाहें तो मुख्यमंत्री सहित अपने मंत्रियों को बर्खास्त भी कर सकते हैं। राज्यपाल महाधिवक्ता, अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जैसी उच्च नियुक्तियां भी करते हैं। उन्हें पूरा अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री के जरिए राज्य के प्रशासन के बारे में सूचना लेते रहें। दूसरे नंबर पर आती है विधायी शक्तियां। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाते हैं और उसका सत्रावसान करते हैं। चुनाव आयोग की सलाह पर वह विधायकों की अयोग्यता से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उन पर वो फैसला ले सकते हैं। दोस्तों, राज्यपाल के पास में वीटो पावर होता है और इसीलिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उनकी सहमति के बिना आगे नहीं जा सकता। और कभी जब ऐसा हो कि सदन का सत्र नहीं चल रहा हो,
तो वह अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आती है वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियां दी गई है। वित्तीय शक्तियां मीन्स पैसों से, रुपयों से संबंधित शक्तियां। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की इजाजत के बिना कोई भी वित्त विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। राज्यपाल व्यवस्थापिका के सामने वार्षिक बजट पेश करता है और उनकी सिफारिश के बिना कोई भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। चौथे नंबर पर आती है न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल के पास अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमादान देने या उनकी सजा को माफ करने या कम करने की शक्ति है। तो राज्य के राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में संविधान के अनुच्छेद 161 में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल के पास किसी भी मामले से रिलेटेड, किसी भी कानून के खिलाफ, किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने की, सजा को कम करने की, छूट देने की या फिर बदलने की शक्ति दी गई है। अब लास्ट में आती है अन्य शक्तियां। इन सब के अलावा राज्यपाल को कुछ और भी शक्तियां दी गई है। राज्यपाल लोक सेवा आयोग का वार्षिक जानकारी और राज्य की आय और व्यय के संबंध में महालेखो परीक्षक की पूरी जानकारी लेता है और फिर विधानमंडल को पेश करता है। मतलब ये कि राज्यपाल लोक सेवा आयोग और राज्य की आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा लेता है और फिर विधानमंडल को पेश करता है। और अगर उन्हें लगता है कि राज्य का जो प्रशासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वो राष्ट्रपति को बताता है और फिर उस जानकारी के हिसाब से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कहता है। और संकटकालीन स्थिति में वह राज्य के अंदर राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में भी काम करता है। अब बात करते हैं स्वयं विवेक की शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 164 में ये प्रावधान है कि राज्यपाल सबसे पहला काम करेगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्य की विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल के नेता को बहुमत प्राप्त होता है तो उसे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन अगर राज्य की विधानसभा में दलीय स्थिति ठीक नहीं है या बहुमत वाले दल के नेता पद के लिए एक से ज्यादा दावेदार हैं, तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल स्वयं विवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसी कंडीशन में राज्यपाल के जरिए ही निर्णय लिया जाता है कि किस व्यक्ति के नेतृत्व में स्थायी सरकार का गठन हो। दूसरी शक्ति है मंत्रिमंडल को भंग करना। राज्यपाल को स्वयं विवेक शक्ति दी गई है कि वह मंत्रिमंडल को पद से हटाकर राष्ट्रपति से सिफारिश करें कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में ही राज्यपाल मंत्रिमंडल को पद से हटा सकता है। जैसे राज्यपाल को यकीन हो जाए कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने या फिर विधानसभा का अधिवेशन बुलाने के लिए कह सकता है। और अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र न देने के लिए या फिर अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार न हो, तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को पद से हटा भी सकता है। और अगर किसी मंत्रिमंडल के प्रति विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए और फिर भी मंत्रिमंडल त्यागपत्र न दे, तब भी राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकता है। इसके अलावा अगर राज्यपाल को लगता है कि मंत्रिमंडल संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, उसके काम या नीतियों से राज्य पर या देश पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, तब भी राज्यपाल मंत्रिमंडल को पद से हटा सकता है। तीसरी स्वयं विवेक की शक्ति है विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। अगर देखा जाए तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से ही विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के चलते राज्यपाल स्वयं विवेक से भी विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। जैसे अगर राज्यपाल को लगता है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर तुरंत विचार विमर्श किया जाना चाहिए, तो अनुच्छेद 174 के तहत वो विधानसभा अधिवेशन की कोई भी डेट फिक्स कर सकता है। इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री की राय या सलाह लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ अगर राज्यपाल को मुख्यमंत्री के बहुमत में भी शक हो जाए, तब भी वह मुख्यमंत्री से अधिवेशन बुलाने के लिए कह सकता है। और अगर उस टाइम पर मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाने के लिए मना कर दे, तो राज्यपाल स्वयं विवेक से भी अधिवेशन बुला सकता है। चौथी शक्ति है विधानसभा को भंग करना। अगर हम शासन के अनुसार बात करें तो जनरली ये माना जाता है कि विधानसभा को भंग करने का काम राज्यपाल तभी कर सकता है जब मुख्यमंत्री उन्हें ऐसा करने की सलाह दे। लेकिन कुछ खास विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल विधानसभा को भंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री की सलाह को मानने से इनकार भी कर सकता है और स्वयं विवेक से विधानसभा को भंग भी कर सकता है। और अब लास्ट में है मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति देना। संवैधानिक व्यवस्था ये कहती है कि राज्यपाल की परमिशन के बिना किसी भी पक्ष द्वारा मुख्यमंत्री के अगेंस्ट मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। जब भी कोई पक्ष भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार के आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध केस करने की राज्यपाल से परमिशन मांगता है, तब इस संबंध में राज्यपाल अपने विवेक से फैसला लेता है। मतलब ये
कि स्वयं विवेक के आधार पर केस करने की परमिशन दे भी सकता है और नहीं भी। तो ये थी राज्यपाल की शक्तियां।